हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच विनायक क्लासेस की तरफ से। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनके पोएटिक वर्क, एवरीथिंग अबाउट जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स, ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश का हो, उसके लिए जॉन मिल्टन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज फ्रेंड हम जॉन मिल्टन के बारे में सब कुछ बात करेंगे। और आई थिंक इस वीडियो को पढ़ने के बाद जॉन मिल्टन पे आपको कहीं भी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग जॉन मिल्टन के बारे में जो भी बचा है, जो भी है, सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उसके पहले फ्रेंड, विनायक क्लासेस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। फ्रेंड, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था विलियम शेक्सपियर पे। विलियम शेक्सपियर मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वो वीडियो 1-1.5 घंटे की वीडियो है फ्रेंड्स, और उसमें सब कुछ बताया गया है विलियम शेक्सपियर के बारे में। उसको अभी आप एक अच्छे से देख लीजिएगा जाके प्लेलिस्ट में। आज हम बताएंगे जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन फ्रेंड्स, ये पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608 में। 9 दिसंबर 1608 में पैदा हुए थे, 1608 में पैदा हुए थे। और कहाँ पे? तो ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड में, लंदन पैदा हुए थे, ब्रेड स्ट्रीट में। इनके फादर जो थे, उनका नाम भी फ्रेंड जॉन मिल्टन ही था। जॉन मिल्टन सीनियर उनको बोलते हैं, जॉन मिल्टन सीनियर। इनकी मम्मी का नाम, इनकी मदर का नाम सारा जेफरे। तो जॉन मिल्टन और सारा जेफरे इनके सन थे मिल्टन। और मिल्टन फ्रेंड 3 भाई बहन थे। इनकी एल्डर सिस्टर थी एन, और यंगर ब्रदर था इनका क्रिस्टोफर। जो मिल्टन थे, इन्होंने अपना स्कूल शुरू किया था सेंट पॉल स्कूल लंदन से। उसके बाद क्राइस्ट कॉलेज गए। उसके बाद मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट, और फिर एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट। ये 1629 में बीए किया और 1632 में इन्होंने एमए किया फ्रेंड्स। तो ये जॉन मिल्टन के बारे में। मिल्टन बार्न हुए थे 9 दिसंबर कब? 1608 में, 1608 में पैदा हुए थे ये। ब्रेड स्ट्रीट लंदन पैदा हुए थे। और जॉन मिल्टन सीनियर और सारा जेफरे के लड़के थे। और ये सेंट पॉल स्कूल, क्राइस्ट कॉलेज और ये फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिल्टन पढ़े थे। उसके बाद हम बात करें मिल्टन की, तो इनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी वो मैरी पावेल से। पहली शादी इनकी मैरी पावेल से हुई थी। और कब? तो 1643 में हुई थी। उसका 1649 में ये लैटिन सेक्रेटरी हुए थे ओलिवर क्रॉमवेल के लैटिन सेक्रेटरी हुए थे मिल्टन 1649 में। और फ्रेंड 1652 इनके लिए काफ़ी दुख का ईयर था, काफ़ी इनके मिसफॉर्चून का ईयर था 1652, क्योंकि इस ईयर में इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी डेथ हो जाती है फ्रेंड्स। और इसी साल 44 की एज इनकी हो गई थी। ये टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं मिल्टन। 44 ईयर के इनकी अवस्था थी, और ये 1652 में टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। इसी साल इनकी फर्स्ट वाइफ की भी डेथ हो जाती है। फिर 1656 में इन्हें ये सेकेंड शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। किससे करते हैं फ्रेंड? कैथरीन वुडकॉक। इनकी सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक। और अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड इसकी भी डेथ हो जाती है 15 मंथ के बाद ही इनकी मैरिज के। फिर 1663 में इनकी थर्ड मैरिज होती है एलिजाबेथ मिंसूला से। और फ्रेंड इनके लास्ट ईयर डिक्लाइनिंग ईयर में इसी ने इनका साथ दिया था, एलिजाबेथ मिंसूला ने। ओके फ्रेंड्स, तो जॉन मिल्टन की 3 शादी हुई, मैरी पावेल से, उसके बाद कैथरीन वुडकॉक से, और फिर लास्ट एलिजाबेथ मिंसूला से। और जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है फ्रेंड्स 8 नवंबर 1674 में। 8 नवंबर 1674 में। देखिए, ये इनके बर्थ के बारे में। इनका बर्थ हुआ 9 को, इनकी डेथ हो गई, एक ठो कम कर दे 8 में। इनका बर्थ हुआ दिसंबर में, और एक ठो कम कर दे नवंबर में इनकी डेथ हो गई। तो एक ठो दिन और एक ठो महीना कम कर दे, इनकी डेथ हो जाएगी। देखिए, 9 दिसंबर को इनका जन्म हुआ और 8 नवंबर को इनकी डेथ हो गई। और 1608 में इनका बर्थ हुआ था, और 1674 में इनकी डेथ हो गई। अगर हम बात करें मिल्टन के पोएटिक वर्क के बारे में, तो मिल्टन की जो पोएटिक वर्क है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पीरियड में फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो ये 1629 से लेकर 1640 तक जॉन मिल्टन का फर्स्ट पीरियड, 1629 से 1640 तक। इन्होंने जॉन मिल्टन की फर्स्ट पोएम, ये परीक्षा में पूछा जॉन मिल्टन की फर्स्ट पोएम कौन सी थी, तो ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट। ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट, ये 1628 में। मिल्टन का फर्स्ट पीरियड कब से था फ्रेंड? तो 1629 से 1640 तक था। और इसी में मिल्टन ने 1628 को पहली पोएम लिखी थी, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट, छोटा बच्चा फ्रेंड्स। और छोटा बच्चा कौन था? ये मिल्टन की सिस्टर का लड़का था, मिल्टन की सिस्टर का लड़का। उसी के डेथ पे इन्होंने लिखा था ओड ऑन द सॉरी फ्रेंड्स, इन्होंने मिल्टन ने अपने
तो जॉन मिल्टन, इनका फर्स्ट पीरियड 1629 1640 तक, और इन्होंने 1628 में फ्रेंड्स लिखा था ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट, और इन्फेंट इनके शिक्षक लड़का जिसकी डेथ हो जाती है, और इसी पर इन्होंने लिखा था एलजी था मिल्टन का फर्स्ट। उसके बाद मिल्टन ने लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये कब 1629 में, एक ईयर के बाद। ऑन द डेट ऑफ ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये मिल्टन की सेकेंड वर्क था, और ये फ्रेंड ओट था, और लेकिन ये लिखा गया था 1629 में, इसको लेकिन पब्लिश किया गया 1645 में। ये मिल्टन की पोएम के साथ पब्लिश हुआ था 1645 में, 1645 में पब्लिश हुआ था और 1629 में लिखा गया था, काफ़ी लंबा गैप था बीच में। तो इनकी फर्स्ट जो वर्क था इनका ये था ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट। उसके बाद उन्होंने लिखा इसके बाद उन्होंने लिखा सेकेंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। उसके बाद थर्ड मिल्टन का जो था वो इस इम्पॉर्टेंट यल एलेग्रो। उसके बाद फोर्थ था इल पेंसिरेसो, यल एलेग्रो इन पेंसिरेसो। फ्रेंड परीक्षा में पूछा था इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यल एलेग्रो एंड इल पेंसिरेसो। तो फ्रेंड्स यल एलेग्रो मीन्स होता है जॉयस मैन, खुशहाल आदमी, और इल पेंसिरेसो होता है मेडिटेटिव मैन या फिर मेलांकली मैन, मतलब अकेला आदमी, मेलांकली मैन या फिर मेडिटेटिव मैन। यल एलेग्रो इल पेंसिरेसो, इसका मीनिंग याद रखिएगा, जॉयस मैन एंड मेडिटेटिव मैन। अच्छा फ्रेंड, जो ये थर्ड और फोर्थ है इनकी, यल एलेग्रो और इल पेंसिरेसो, ये दोनों ऑक्टो सेल्बिक कपलेट में लिखा है मिल्टन ने। कपलेट क्या होता है फ्रेंड्स, टू लाइन की जो दोहा बोलते हैं हिंदी में, 2 लाइन का, तो उसको बोलते हैं कपलेट। ओके फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ें तो उसका लिखा मिल्टन ने कामस फ्रेंड मिल्टन का मास्क्यू था। मास्क्यू मतलब होता है ये कठपुतली का तमाशा, तो कठपुतली से उन लोग करते हैं तो उसके साथ गीत गाते हैं ना, उसी तमाशे के गाने के लिए मिल्टन ने लिखा था कामस। उसके बाद लिखा एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिसिडस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसको मिल्टन के फ्रेंड एडवर्ड किंग एक तो था, मिल्टन का फ्रेंड था एडवर्ड किंग, जिसकी समुद्र में इसकी वो शिप रेक हो जाती है और डेथ इसकी हो जाती है। तो इसके डेथ पे मिल्टन ने एलिजी लिखा था। ये एलिजी है, यही पूछा था ये लिसिडस क्या है, तो एलिजी है और 193 लाइन की है, 1637 में लिखी गई थी। उसके बाद ऑन शेक्सपियर, इसको लिखा 1630 में जॉन मिल्टन ने, ये सानेट है मिल्टन का। उसके बाद मिल्टन ने लिखा ऑन अराइविंग द एज ऑफ 23, ये 1631 में लिखा, और आर्कडीज ये फ्रेगमेंट्री मास्क्यू था मिल्टन का। ओके फ्रेंड्स, तो ये मिल्टन के फर्स्ट पीरियड में इन्होंने ये सब चीज़ें लिखी थी। क्या लिखा था, तो फर्स्ट लिखा था ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट, उसके बाद ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यल एलेग्रो, सेकेंड इल पेंसिरेसो। यल एलेग्रो में होता है जॉयस मैन, इल पेंसिरेसो में तो होता है मेडिटेटिव मैन। और फिर कामस, लिसिडस लिखा था एडवर्ड किंग के डेथ पे। फिर ऑन शेक्सपियर ये सोनेट था, ऑन अराइविंग द एज ऑफ 23 और आर्कडीज ये मास्क्यू था। अगर हम बात करें मिल्टन के सेकेंड पीरियड की, तो सेकेंड पीरियड में मिल्टन ने 18 सोनेट लिखे थे फ्रेंड, 18 सोनेट लिखे थे बस सेकेंड पीरियड में। और इसमें इंपॉर्टेंट सोनेट था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आप जानते होंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। फिर ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ, टू द नाइटिंगल, द मेसर्स ऑफ पिडमोंट, टू द नाइटिंगल, ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट सोनेट। और उसके बाद में एक मिल्टन का एक प्रोज वर्क था। इसके पहले मिल्टन के सारे जो थे पोइटिक वर्क थे, लेकिन ये सॉरी फ्रेंड्स, मिल्टन का एक प्रोज वर्क था एरोपैगिटिका जो था मिल्टन का प्रोज वर्क था, और 1644 में इन्होंने लिखा था। और इसमें मिल्टन ने अपोज किया था किसका, तो लाइसेंसिंग का और सेंसरशिप का। मतलब उस ज़माने में जो किंग था उसने ये पोएट पे और लेखकों पे उन्होंने ये, और प्रेस पे भी उन्होंने ये लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि ये लोग बुक न छापें बिना हमारी अनुमति के, बिना हमको शो किए, क्योंकि इनको डर था कि ये अगर बुक हमारे विरोध में छाप देंगे तो लोगों के अंदर जागरूकता हो जाएगी और हमारा लोग विरोध करेंगे, तो इसलिए इन्होंने बैन कर दिया था। तो इसके विरोध में मिल्टन लिखा था कि हमको भी बोलने का आज़ादी चाहिए, हमको लिखने का आज़ादी। तो इन्होंने अपोज किया था इसमें लाइसेंसिंग और सेंसरशिप का। और मिल्टन का प्रोज वर्क था फ्रेंड एरोपैगिटिका। उसके बाद मिल्टन ने लिखा था
आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, देखा था इन्होंने सपने में अपनी, इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ के बाद इसको देखा था, उसी पे इन्होंने लिखा था। मिल्टन का 23rd सोनेट था और इसको उन्होंने सेकेंड वाइफ की डेथ पे लिख के बाद लिखा था। सेकेंड वाइफ की डेथ पे उन्होंने लिखा था मिथो आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, स्पाउस मतलब होता है वाइफ। उसके बाद लिखा था मिल्टन ने व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये भी मिल्टन का सोनेट ही था फ्रेंड्स। आफ्टर दैट मिल्टन ने लिखा ऑन द टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसी वर्क के बाद मिल्टन जो थे वो लैट्रिन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे। कब अपॉइंट हुए थे फ्रेंड? वो 1649 में अपॉइंट हुए थे और इसी ईयर में इन्होंने लिखा था ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। इसी बुक के ऊपर, इसी बुक से प्रभावित होकर इनको लैटिन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा। उसका इन्होंने लिखा ए ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर, ए ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर कब? 1659 में इस ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर। और उसके बाद रेडी एंड इजी वे, ये 1660 में, 59 और 60 एक साल के अंतर में। ये भी दोनों वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ सिविल पावर जो था इसको मिल्टन ने लिखा था, इसमें इन्होंने अर्ज किया था, विनती किया था कि चर्च को और स्टेट से सेपरेट करो। शुरू में उस ज़माने में फ्रेंड, मिल्टन के ज़माने में जो प्यूरिटन थे और चर्च था, तो इनमें बड़ा विरोध था स्टेट में और चर्च में। तो इस विरोध को मिल्टन ने कहा ख़त्म करो, स्टेट को अलग करो, चर्च को अलग करो, इन दोनों का सिस्टम अलग करो। तो इसका इन्होंने विरोध किया था इसमें ट्रीटीज़ ऑफ सिविल पावर में। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिल्टन ने सपोर्ट किया था रिपब्लिक को। रिपब्लिक जो हम लोग आज हैं, रिपब्लिक को मिल्टन ने इसमें सपोर्ट किया था रेडी एंड ईजी वे में। ये इतने वर्क मिल्टन के सेकेंड पीरियड के थे। मिल्टन का थर्ड पीरियड, ये फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, यार मिल्टन का थर्ड पीरियड, ये 1660 से 1674 तक, 1660 से 1674 तक थर्ड पीरियड। इसमें मिल्टन की पैराडाइज लास्ट, इसको मिल्टन खुद कहते थे कि मेरी ये सबसे फेमस बुक है पैराडाइज लास्ट। इसके बारे में फ्रेंड, ये कंप्लीट हो गई थी 1665 में, परीक्षा में भी पूछा था कब कंप्लीट हो गई थी, 1665 में। ये पहली बार पब्लिश हुई कब? 1667 में। और पहली बार इसमें 10 बुक थी। फिर सेकेंड पब्लिश हुई दूसरी बार 1674 में। कब फ्रेंड? 74 में दूसरी बार पब्लिश हुई। और सेकेंड टाइम इसमें 12 बुक्स थी। सेकेंड टाइम इसमें 12 बुक। अभी पूछता परीक्षा में कि पैराडाइज लास्ट में कितनी बुक है, तो 12 बुक है। और ये कंप्लीट हो गई 65 में, पहली बार पब्लिश हुई 1667 में और दूसरी बार 74 में। ऐसे 12 बुक है फ्रेंड्स। ये जानी जाती है अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए, ब्लैंक वर्स के लिए, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए पैराडाइज लास्ट को जाना जाता है। फिर पैराडाइज रीगेंड मिल्टन ने लिखा और सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों मिल्टन ने सेम ही ईयर लिखा, सेम ही ईयर पब्लिश हुआ था। 1671 में ये भी, 1671 में ये भी, दोनों साथ में आए थे, पैराडाइज रीगेंड और सैमसन एगोनिस्ट। पैराडाइज रीगेंड जो था वो मिल्टन की थीम उस पर लिखा था कि जो ट्रू हीरो होता है वो कांक्वर करता, जीतता ही है। अगर फोर्स से नहीं जीतता तो फेथ इन गॉड करके और ह्यूमैनिटी के द्वारा जो ट्रू हीरो है वो जीतता है। इसको मिल्टन ने, अच्छा जो मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट थी ना फ्रेंड, इस पर मिल्टन ने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया था सैटन को। शैतान जो था, इसका जो विलेन था सैटन, उसको मिल्टन ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। तो इसको लोग बोलते हैं, मिल्टन जो था, बोलते हैं लोग कि विलियम ब्लैक ने कहा है कि मिल्टन जो था डेविल्स पार्टी के हैं, ऐसा मिल्टन के ऊपर लोग कमेंट करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मिल्टन जब पैराडाइज रीगेंट लिखा तब इसकी थीम मिल्टन ने बनाया कि नहीं, जो हीरो होता है वो जीतता ही है, मगर उसके पास वो फोर्स नहीं है, तो गॉड के बिलीफ से और ह्यूमैनिटी द्वारा हीरो जीतता है। फिर सैमसन एगोनिस्ट, ये मिल्टन का इम्पॉर्टेंट वर्क है भी फ्रेंड, क्योंकि ये मिल्टन की ट्रेजेडी थी और ये क्लोजेट प्ले था। क्लोजेट प्ले होता है फ्रेंड ऐसा प्ले जिसको हम अगर उसको ऐसा प्ले जो पढ़ने के लिए बना हो, ऐसा प्ले हो जो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, उसको परफॉर्मेंस करने के अतिरिक्त, मतलब जो परफॉर्मेंस अच्छा से ना किया जाए, पढ़ने में अच्छा हो, उसको बोलते हैं क्लोजेट प्ले। और या इसको वर्स प्ले ही बोलते हैं, वर्स प्ले, क्लोजेट प्ले। ट्रेजेडी थी मिल्टन की सैमसन एगोनिस्ट, और ये प्ले था मिल्टन का ग्रीक मॉडल पे।
मिल्टन का प्ले था ग्रीक मॉडल पे, कौन सा, सैमसन एगोनिस्ट। इसमें सैमसन इसका हीरो था और एड्रिला हीरोइन थी, सैमसन की वाइफ, और मनोवा थे इसके फादर सैमसन के। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, एक होता है ना पास्थ्यूमसली, इसका मतलब होता है ऐसी बुक जो पब्लिश हुई हो उनकी डेथ के बाद। तो मिल्टन की डेथ के बाद भी उनकी कुछ बुक पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स। उसमें पहली थी लैटिन स्टेट पेपर, ये आई थी 1676 में। मिल्टन कब मरे थे? मिल्टन की डेथ हुई थी 74 में, और उसके बाद आई है 76 में आई थी लैटिन स्टेट पेपर। उसके बाद ये 60 हिस्ट्री ऑफ मस्कोविया, आई 1682 में। फिर डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना, ये जो इनकी फ्रेंड डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना है, ये एक लैटिन मैनुस्क्रिप्ट था जो 1823 में पाया गया फ्रेंड्स। 19वीं सदी में 1823 में पाया गया। इसका ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में फ्रेंड्स, ये लैटिन भाषा में था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ और उसके बाद पब्लिश किया गया इसको 1825 में। ओके फ्रेंड्स। अब परीक्षा में पूछा था ये भी कि डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना किसकी बुक है, तो जॉन मिल्टन के ऊपर ही है। मिल्टन ने पूरे मिला के 24 साइट लिखे थे। साइट ज़्यादा नहीं लिखे, लेकिन एक एक साइट इनका कि बहुत कीमती है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट मिल्टन लिखे हैं। और इन्होंने फ्रेंड्स पेट्रार्कन अपनाया है सोनेट। इन्होंने शेक्सपियरियन साइट नहीं बनाया, पेट्रार्कन साइट। पेट्रार्क कहाँ के थे? पोएट, इटली के थे। तो इन्होंने अपनाया पेट्रार्कन सोनेट। इसमें पेट्रार्कन क्या होता है? पेट्रार्क ने जो 40 लाइन की सोनेट होते हैं उसको इन्होंने बांट दिया 8 लाइन में और 6 लाइन में। 8 लाइन का ऑक्टेव बनाया और 6 लाइन का सेस्टेट बनाया। ऑक्टेव की लाइन स्कीम होती है ABBA और इसकी CD। ये मिल्टन के सोनेट की राइम स्कीम थी। इन्होंने पेट्रार्कन फॉर अपनाया था ऑक्टेट सेस्टेट वाला। अच्छा, पैराडाइज लास्ट की कुछ फेमस लाइनें हैं। ये सारी लाइनें फ्रेंड्स सैटर्न ने ही कहा है। सॉलिट्यूड्स समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड जो होता है वो कई बार सबसे अच्छी सोसाइटी होती है। पैराडाइज लास्ट की लाइन, टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग आर सफरिंग। पैराडाइज लास्ट में, वाट दो ही द फील्ड ही लास्ट, ऑल इज नॉट लास्ट। मतलब क्या हुआ उसने वो मैदान हार गया, वो सब कुछ तो नहीं हारा, उसका सब कुछ तो नहीं खोया। सारी लाइन सैटर्न ने कही है फ्रेंड पैराडाइज लास्ट में। और देखिए एक लाइन कितनी भरी हुई है नॉलेज से, ज्ञान से, और इतनी अच्छी बात कही मिल्टन ने। द माइंड हैज इट्स ओन प्लेस एंड इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हिल एंड हिल ऑफ हेवन। जो माइंड होता है फ्रेंड ना, वही हेवन को हिल और हिल को हेवन बना सकता है। ये कितनी अच्छी बात कही सैटर्न ने। तो ये सारे जो ये कोटेशन पर इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पैराडाइज लास्ट के हैं। पैराडाइज लास्ट जो थी फ्रेंड मिल्टन की, अच्छा ये परीक्षा में पूछा था पैराडाइज लास्ट की स्टार्ट मिल्टन ने कैसे किया था। तो इसकी स्टार्ट मिल्टन ने किया था सॉलिलॉक्यू से। इसको बोलते हैं कोई अकेला खड़ा होके अपने से बात करे, उसको बोलते हैं सॉलिलॉक्यू। और या फिर इसको प्रोलाग भी बोलते हैं। इस पैराडाइज लास्ट की जो स्टार्टिंग लाइन को बोलते हैं प्रोलाग। तो मिल्टन की जो स्टार्टिंग किया पैराडाइज लास्ट की, वो सॉलिलॉक्यू से या फिर प्रोलाग से किया था। ओके फ्रेंड्स। और जिसमें मिल्टन ने जस्टिफाई किया था द वे ऑफ गॉड टू मैन, मतलब कि ये आदमी स्वर्ग में हम लोग थे तो वहाँ से कैसे हम पृथ्वी पे आ गए, निकाल दिया गया, भगवान ने हमको निकाल दिया कैसे, तो उस बारे में मिल्टन ने इसे बताया है। फिर एक लाइन कुछ इंपॉर्टेंट कोट है सैमसन एगोनिस्ट के। इसमें सैमसन ही कहता है, नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वेट टू नो द बीस्ट, नो वीकनेस। इसका कुछ और लाइनें हैं। और लास्ट पे इन डेथ टू नोबल, ये सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है। नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वेट आर नो द बीस्ट, नो वीकनेस, इन डेथ टू नोबल। फ्रेंड जो मिल्टन थे ना, मिल्टन जो थे इनके समय में द एज ऑफ मिल्टन में 3 काइंड के पोएट थे फ्रेंड्स। 3 तरह के पोएट मिल्टन के एज में थे। मेटाफिजिकल पोएट थे, कैवेलियर पोएट और प्यूटन पोएट। 3 तरह के पोएट सोचिए फ्रेंड्स। मेटाफिजिकल पोएट में सबसे फेमस थे जॉन डन, कैवेलियर में बेन जॉनसन और प्यूटन जॉन मिल्टन थे। ओके फ्रेंड्स। तो मिल्टन समय 3 तरह के पोएट थे। जो एज ऑफ मिल्टन है उसको बोलते हैं हम एज ऑफ प्यूटन बोलते हैं। मिल्टन की एज को एज ऑफ प्यूटन बोलते हैं। 1625 से 1660 तक चला था। और अच्छा मिल्टन जो थे इनको बोलते हैं कभी कभी जैकोबियन एज के भी मिल्टन है, क्योंकि जैकोबियन एज जो था वो 1603 से लेकर के 1625 तक था जैकोबियन पीरियड।
तो मिल्टन जैकोबियन पीरियड में भी थे और मिल्टन प्यूटन में भी थे। मिल्टन को बोलते हैं बिलेटेड एलिजाबेथन, मतलब एलिजाबेथन के बाद आए थे मिल्टन। बिलेटेड एलिजाबेथन मिल्टन को बोलते हैं। तो ये सारी बातें याद रखिए मिल्टन के ऊपर। आप एक बात, मिल्टन को लोग मिल्टन ने कंसीडर करते थे एडमंड स्पेंसर को, मतलब एडमंड स्पेंसर को मिल्टन मानते थे कि ये मास्टर है मेरी पोइट्री में पर अपने मास्टर मानते थे अपना मिल्टन एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनको बोलते हैं पोएट्स पोएट, मतलब कवियों कवि बोलते हैं एडमंड स्पेंसर को, याद रखिएगा। अच्छा, मिल्टन की जो सानेट थे इसको इन्होंने डिवोटेड किया था किसको? लेडी इमीलिया को, लेडी इमीलिया। फ्रेंड्स, शेक्सपियर ने किसको डिवोट किया था अपना सानेट? मिस्टर WH को, और उसके बाद डार्क लेडी को। लेकिन जॉन मिल्टन ने किसको डिवोट किया? लेडी इमीलिया को। अच्छा, मिल्टन की लाइफ पे एक बुक लिखा है, लाइफ ऑफ मिल्टन। लाइफ ऑफ मिल्टन ये बुक का नाम है। इसको लिखा है सैमुअल जॉनसन ने। मिल्टन पे कुछ लाइनें कही है लोगों ने कमेंट। मिल्टन बिलोंग्स टू ए डेविल्स पार्टी, विलियम ब्लैक ने कहा। फ्रेंड्स, विलियम ब्लैक ने कहा कि मिल्टन जो है डेविल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये मिल्टन की पैराडाइज लास्ट पढ़ने के बाद विलियम ब्लैक ने बात कही थी। विलियम हैजलिट ने कहा था फ्रेंड्स, इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। मिल्टन के वर्क में हमेशा एक एफर्ट होता है, लेकिन शेक्सपियर में स्कैर्सली है नहीं। शेक्सपियर में ऐसा अभाव देखा गया है। ये हैजलिट ने मिल्टन की तारीफ किया है कि इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कैर्सली एनी। फिर वर्ड्सवर्थ ने कहा कि मिल्टन दाउ शुड मस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम। मिल्टन दाउ शुड मस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम। मिल्टन तुमको इस समय भी होना चाहिए था। मिल्टन दाउ शुड मस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम, ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फ्रेंड, विलियम वर्ड्सवर्थ भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट पोएट है, और ये TGT PGT में इनका भी वो सिलेबस में है। तो इस पर ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, 1-2 दिन में आपको इनका वीडियो देंगे। तो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इनकी वीडियो डालूँ, जॉन गाल्सवर्दी की भी बनाना है हमको है, फिर जितनी ये फिर ग्रामर पोर्शन उसके वीडियो बनाएंगे हम, तो आपको सारे वीडियो मिलते रहे। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। सब्सक्राइब पर पैसा नहीं लगता यार। उसके बाद ये गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ ऑर्गन, वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इनको कहा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अच्छा फ्रेंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। मिल्टन ए नेम ऑफ रिसाउंड फॉर एज। जो मिल्टन है वो हर एज में रिसाउंड करने वाला नेम है। मिल्टन ए नेम ऑफ रिसाउंड फॉर एज, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा फ्रेंड्स। उसके बाद मैक मिलन ने कहा मिल्टन के ऊपर कि मिल्टन्स पोएट्री इज़ ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। कहा जो मिल्टन की पोएट्री है वो एक मिरर है, दर्पण है, जिसमें कि राइटर के जो कैरेक्टर हैं, जो चरित्र हैं, इनके जो पात्र हैं, वो एकदम क्लियरली रिफ्लेक्टेड होते हैं। क्लियरली उनका प्रतिबिंब बनता है, क्लियरली हम देख सकते हैं उनको। ये बात मैक मिलन ने कही मिल्टन कैरेक्टर के ऊपर। फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, हमने आज बात किया मिल्टन के ऊपर, मिल्टन के ऊपर जो कमेंट लोगों ने किया, फिर मिल्टन के इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में, मिल्टन की एज के बारे में, मिल्टन के जो कुछ पैराडाइज लास्ट, सैमसन एगोनिस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इसमें जो कोटेशन थे उसके बारे में पढ़ा हमने। मिल्टन के जो इन्होंने वर्क किया तीनों पीरियड में उसके बारे में पढ़ा, और मिल्टन की लाइफ के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स। तो अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें 4 प्रश्न तो आएगा ही आपकी परीक्षा में, आई एम श्योर। फ्रेंड्स, अगर हम अगले वीडियो में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।